हाय एवरीवन, वेलकम टू शानवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड इवनिंग है। आज की जो क्लास है हमारी, हम यहाँ पे एजुकेशन पेपर दूसरा देखने वाले हैं, जो कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है। आप सभी ने देख ही लिया होगा थंबनेल पर। और जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है लॉर्ड कर्जन की नीति। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसके बेसिस से पढ़ना है हमें कि क्या था कैसे था। बहुत बेसिक सा टॉपिक है, सिंपल सी बातें हैं, जो चीज़ें दी गई हैं सिलेबस में, इसलिए कवर अप करेंगे। इसमें से एक तो नाम मतलब पूछ लेता है कि कब हुआ था और क्या मोटिव था, वो आपको अभिप्राय के रूप में हो सकता है कि पूछ ले। अदरवाइज से कुछ खास नहीं पूछेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें सिर्फ एक दो नाम हैं और उनके पीछे का जो रेफरेंस है, उन्होंने एक चीज़ सामने ला दी थी। उसकी वजह से कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको अभी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करके एक्सप्लेन करते हुए बताऊँगी कि क्या चीज़ें थी। और इसके पहले की जो क्लासेस थी वहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग, जो कि हंटर आयोग था 1882, वो मैंने आपको क्लियर अच्छे से बता दिया था। जितनी भी चीज़ें उससे रिलेवेंट थी वो बता दिया था, जो एग्जाम में आएगा वो भी मैंने बता दिया था। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। होपफुली क्लास इंटरेस्टिंग होगी। इतनी रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में, लाइक करिए, आपको समझ में आता है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा और इन तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो भी लोग नए हैं उनका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का पिन करके मिलेगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे तो पीडीएफ भी आसानी से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और सारी अपडेट भी मैं वहाँ पे दे देती हूँ, जो चीज़ें यहाँ पर नहीं दे पाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। होपफुली इंटरेस्टिंग हुई। आइए देखते हैं टॉपिक हमारा क्या है, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे, बहुत बेसिक सा है। कुछ बातें हैं जो हमको यहाँ पर जाननी है। लॉर्ड कर्जन की एजुकेशन पॉलिसी क्या है? ठीक है, काफ़ी पूछा भी जाता है और सुपर टेट में आता है इनसे प्रश्न, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का जो टाइम पीरियड है वो 1899 है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1899 ईस्वी, ये टाइम की जो डेट है। ये ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पहला ही देखिए, जैसे पहले लाइन पढ़ा वैसे पहला ही क्वेश्चन मिला, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। एक बात ये कहना चाहूँगी कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी और जो है ये सारे जितने भी शिक्षा आयोग वगैरह जितने भी हैं, इनकी जो डेटें हैं वो डेट आपको जो है एक पॉइंट के रूप में, हमेशा कोड के रूप में ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो हैं मैं आपको दिखाऊंगी प्रीवियस ईयर पेपर जब करवाऊंगी तो उसमें ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इतनी सारी डेट है, याद करने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आपको पहले से इसको ध्यान में रखकर चलना होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति सन 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था। कौन हुआ था, किस प्लेस पर? क्योंकि इंडिया में तो बहुत लिया नहीं था, बाहर से ही आया था, तो ये भारत का गवर्नर जनरल के स्थान पर नियुक्त होकर आया था इंडिया में। लेकिन इससे पहले वो भारत में आ चुका था। वो तो अभी जब 1898 में ये तो गवर्नर जनरल के पद के साथ यहाँ पर आया, लेकिन इससे पहले भी इंडिया में आकर घूम के जा चुका था। देख सकते हैं, भ्रमण करके जा चुका था। और यहाँ की राजनीति और भौगोलिक जितनी कंडीशन थी, जो सिचुएशंस थी, जो माहौल था, जितने भी सोचें थी और जो स्कीम्स थी, जो भी कुछ था, एनीथिंग, वो सब कुछ देख के भली भांति करके जा चुका था। ठीक है, जैसे कभी कोई होता है कि अचानक आपको लाइफ में कहीं मिला, और ये जरूरी नहीं है कि आपका कोई फ्रेंड ही हो, कोई भी है, बड़े लोग भी होते हैं, वो कभी किसी के रेफरेंस के थ्रू आपके यहाँ आए या कुछ भी, या तो होता है कोई चीज़ अगर हो रही है तो हम अच्छा फलाने के यहाँ गए हैं और ये चीज़ देखा है, ऐसा ऐसा, अरे वो लोग ऐसे वैसे हैं, अच्छाई में भी बुराई में बहुत सारे आपको इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, या आप कहीं सडनली प्लेस पे गए हो तो नहीं वहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो मतलब आप किसी जगह पे आप गए हो पहले से, तो उसके बारे में जितनी भी नॉलेज है, कोई प्लेस आप घूमने गए हो, कि पिकनिक आप गए हो कॉलेज की तरफ से, या खुद के आप लोग एडवेंचर्स पे गए हो, तो वहाँ की जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो आपको पता रहती है। उसी तरह से ये जो लॉर्ड कर्जन था, ये भी इंडिया में आके पूरा घूम के जा चुका था। जो भी कंडीशन थी, आर्थिक थी, सामाजिक थी, राजनीतिक थी, भूगोलिक थी, सब कुछ, एवरीथिंग ही नोज, वो सब कुछ पहले से जानता था कि ऐसा ऐसा इंडिया में होता है, ये इन्वायरमेंट है, ये कैटेगरी है, ऐसे लोगों की सोच है, एवरीथिंग ही नोज। ठीक है, इसलिए अब उसने अपने 7 वर्ष के शासनकाल में, 7 साल के जो इसका टाइम ड्यूरेशन था वर्किंग डेज का, उसने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए थे, बहुत अच्छे उल्लेखनीय कार्य किए, इसका उल्लेख बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और कदाचित ही कोई दिन ऐसा होगा जबकि कमीशन ना बैठता हो और शासन सुधार की दृष्टि से कोई न्याय, मतलब इनका ये कहना है, इस लाइन का मतलब ये है कि शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा जब इसने कुछ चेंजेस ना किए हो, या कोई शासन में सुधार लाने का पूर्ण प्रयास अपनी तरफ से ना किया हो। ये 7 साल यहाँ पर आके शासन किया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अगर जान रहा है तो उसका उसने डिसएडवांटेज तो सभी उठाते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए लाभ तो सभी उठाते हैं, वो तब की बात रहे अब की बात है। लेकिन ये ऐसा कोई भी दिन नहीं
ज़्यादा जिस दिन कुछ चेंजेस लाने का अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास नहीं कर रहा था कि क्या क्या चेंजेस लाए जाए, क्या उचित होगा। सारी चीज़ें कुछ ना कुछ दिन प्रतिदिन वहाँ पर होता रहता था, क्योंकि इसको सारी चीज़ें पहले से पता थी कि क्या चीज़ें हैं और हमें क्या यहाँ पर एग्जैक्ट करना, जिससे कुछ चेंजेस यहाँ पर आ जाए। और चेंज आना ही बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए आगे दिया है, इस प्रकार भारतीय शिक्षा के दिशा में सुधार। भारतीय शिक्षा की, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जैसे हमेशा सुधार करने के सोच से ही सोच के आए। जैसे मैंने मैकॉले के बारे में आपको बताया था, ठीक है, वुड डिस्पैच का पत्र मैंने आपको बताया था। तो देखिए उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो निकाला था, वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ के एक सुधार के रूप में अपनी लाइन को लिख रहे थे, मतलब कह रहे थे। करना ना करना वो उनके ऊपर डिपेंड था, और कितना उन्होंने किया वो अलग बात है। लेकिन उनकी जो मैनिफेस्टो थी, जो इनका पत्र था, उसमें बात लिखी थी कि हम भारतीय शिक्षा का सुधार चाहते हैं, हम भारतीय शिक्षा में बहुत सारी चेंजेस ले आए। क्या वो किया ना किया वो बात की बात है। उसी तरह से लॉर्ड कर्जन का भी देखने को मिलता है कि भारतीय शिक्षा की दिशा में सुधार करने की ओर उसका ध्यान गया था। भारतीय जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी चल रहा है, उसमें कैसे क्या क्या चेंजेस ले आने, कैसे अच्छी ग्रोथ हो, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। तत्कालीन इफेक्टिवली जो है तुरंत में भारतीय शिक्षा में सुधार की आवश्यकता का अनुभव उसने किया, क्योंकि देश में राष्ट्रीयता की तीव्र लहर प्रभावित होने से कुछ सुयोग और त्यागी समाज सुधार राष्ट्रीय शिक्षा की मांग कर रहे थे। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, या किसी रीजन से वो बाहर गए थे, या उनके यहाँ कोई बाहर से पढ़ के उनके यहाँ आया था। होता है ना कि जैसे अभी किसी के घर में कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे हो जाए, IAS बन जाए, UPSC क्लियर कर ले वो, और SSC के थ्रू बहुत सारी जॉब्स है, बैंक में हो जाए, तो होता है ना कि उनके बाद फिर जो छोटे भी भाई बहन रहते हैं, अगर वो थोड़े से भी सही हैं या कुछ भी है, तो घर वाले भी कहते हैं और खुद भी सोचते हैं, देखो भैया को देखो, बहन को देखो। तो ऐसा होता है ना कि एक के बाद वो चीज़ें होने लगती। तो वैसे यहाँ पे बहुत सारे कुछ, मतलब उस समय भी ऐसा नहीं था कि सब एकदम खाली ही थे और किसी के पास कोई नॉलेज नहीं थी, ऐसा नहीं था। कुछ लोग होते हैं, हमेशा होते हैं। तो वैसे वहाँ उस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सुयोग्य, जो खूब ज़्यादा एबिलिटी के साथ थे, स्किलफुल लोग थे, समाज सुधारक थे, सोशल वर्कर्स थे, वो कुछ शिक्षा की मांग कर रहे थे कि कुछ एडुकेशन को मेन लेके चला जाए, एडुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। जिसकी वजह से जब उनकी मांग, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल के रूप पर पद पर वहाँ पे बैठा हुआ था। तो जिसकी वजह से उसको बहुत सारे चेंजेस लाने ही पड़े थे, उस पर सोच विचार करना पड़ा था कि क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या नहीं, कैसे करना चाहिए। क्योंकि कोई विवाद नहीं चाहता है, कोई कंट्रोवर्सी हर टाइम नहीं क्रिएट करना चाहता है। तो मतलब उनकी जो मांग थी उसके बेसिस पे वो सोचने का, वैसे भी सोच के तो था कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो इनके मांग के भी तो होता है, हड़ताल हो गई तो सरकार फिर झुकती है, काम करवाती है, कोई चारा बताती है, सब्स्टिट्यूट बताती है। उसी तरीके से मांग कर रहे थे कि इस जो भारतीय शिक्षा है उसमें कुछ परिवर्तन लाया जाए, कुछ सुधार किया जाए। तथा उनका मत था कि केवल शिक्षा ही भारतीय संस्कृति, सभ्यता या साहित्य भाषा का संरक्षण करती। वो जो लोग मांग कर रहे थे, सोशल वर्कर्स थे, समाज सुधारक थे, वो ये कह रहे थे कि अगर इन लोगों का सुधार करना है या इन लोगों में परिवर्तन लाना है, इन लोगों का विकास करना है सही तरीके से, तो और इनका एक ही रास्ता है कि इनको जो है केवल शिक्षा ही इनको सुधार सकती है, इनकी संस्कृति को मेंटेन रख सकती है, इनकी सभ्यता को पालन करने पर इनको मजबूर कर सकती है, इनकी भाषा का संरक्षण कर सकती है, अगर ये शिक्षित है तो। इसलिए वो मांग कर रहे थे कि ये चीज़ की जाए, उनको शिक्षा प्रोवाइड की जाए, आगे बढ़ाया जाए, रास्ता सही तरीके से दिखाया जाए। ठीक है, तो ये रहा कॉन्सेप्ट। चल समझ में आया? उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। बेसिक तरीके से बता रही हूँ, शांत होकर धीरे से सुना करिए कि क्या चीज़ें बताई जा रही। मैंने आपको लॉर्ड कर्जन का टाइम ड्यूरेशन बताया, टाइम ड्यूरेशन क्या था, किस पद से नियुक्त होकर ये हमारे यहाँ आया था और इसकी सोच क्या थी, इतना मैंने आपको क्लियर बताया। अगर प्रश्न आता है तो टाइम वाला ध्यान रखिएगा, वो आपको सही बताना है। बाकी आपको किस पद पर था ये याद रहेगा, और उसके बाद बस भारतीय शिक्षा में सुधार करना है। बहुत सारे से टैग लाइन को चूज़ कर लिया करिए कि आपको ऐसे कोई प्रश्न बनते हैं तो आपको इस चीज़ को वहाँ पे सारे आंसर्स में इंक्लूड करना। आंसर लिखने का भी अपना एक तरीका होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए बातों को कि मैं आपको बात में क्या चीज़ें इंडिकेट करके बता रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है इसी में। अब आपको मैं कुछ बातें इससे थोड़ा सा और बता दूं कि जो लॉर्ड कर्जन की नीति के बारे में आप पढ़ेंगे ना, तो आपको ये 1901 से लेके 1904 तक कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी बातें ऐसे हैं कि जैसे आपको बता सकते हैं कि भारत विश्वविद्यालय आयोग 1904 में ओपन किया गया था या उसका सुझाव दिया गया था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बस 1901 से लेकर 1904 के बीच में कुछ चीज़ें मेन रूप में चेंजेस की गई थी। थोड़ा डेट का ध्यान रखिएगा, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के
के लिए, और आपके डीलेट में भी डेट बहुत पूछती है। आइए देखते हैं शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 को, जो इसको गुप्त सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, ये है क्या। ठीक है, इनकी डेट याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में बनेगा। मैं हम 2-3 बार बोल चुकी हूँ कि ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है और गलतियाँ होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 की, जिसको हम गुप्त सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने भारतीय शिक्षा को समृद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से 1901 में शिमला में शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया था। अब ये क्या है, अब ये है कि कभी आपको अगर प्रश्न आता है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन, तो दिमाग में तुरंत इस बात को क्लिक करिएगा, पॉइंट आउट, फिगर आउट कर लीजिएगा कि लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड है। और जो ये भारतीय सोशल वर्कर्स थे, जो समाज सुधारक थे, ये मांग कर रहे थे शिक्षा की, तो उसने सोचा कि इसके रेफरेंस में हम स्टार्टअप कैसे करते हैं। तो इसने क्या किया था कि शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन को आयोजित किया था। कब किया था? 1901 में किया था। ठीक है, अब इसके रेफरेंस से बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना है। दूसरा देखिए, शिमला शिक्षा सम्मेलन का अध्ययन कर्जन स्वयं था, जो उसका अध्यक्ष था, जो उसका मेन लीडर था, वो लॉर्ड कर्जन खुद था। और इसमें 150 से अधिक प्रस्ताव पास किए और 150 लाइनें, 150 वादे किए गए थे, 150 प्रस्ताव लाया गया था कि ये चीज़ें होंगी, ये होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो कितना था? 150। अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड कर्जन। अध्यक्ष थोड़ा ध्यान रखिएगा, कितना प्रस्ताव था ये नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन था अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट। शिमला शिक्षा सम्मेलन में भारतीयों को सम्मिलित न किए जाने से इसका विरोध किया गया। इसमें एक गलती क्या हो गई कि जब समाज सुधारक भारतीय हैं और आप भारतीय शिक्षा के लिए ही काम कर रहे हो, तो आपको, जब आप एक सम्मेलन कर रहे हो तो उनको इन्वॉल्व ही नहीं करोगे, आप उनकी राय ही नहीं ले रहे हो। आप अगर गवर्निंग पावर में हो, आप गवर्न करने आए, तो इसका मतलब क्या आप उन्हें खरीद लिए हो पूरी तरीके से? ऐसा कर सकते हैं। तो लेकिन उस समय यही एक बहुत ही अलग टर्म देखने को मिला था कि एक तो तुम बोल रहे हो कि मतलब आप सुधार कर रहे हो, ठीक है, आप पेपर में दिख रहे हो कि मैं ये फलाना चीज़ें कर रहा हूँ, उसके लिए आप सभी तक गठन भी कर रहे हो, और ये भी बोल रहे हो कि मैं भारतीय के लिए कर रहा हूँ। तो जब आप सलाह विचार विमर्श कर रहे हो और आप उसमें उनको इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हो, तो एक प्रकार से तानाशाही हो गई ना। आपने फिर किया ही क्या? जब आप मीटिंग बैठाए हो, मीटिंग में हमारी बात को रखने वाला कोई बंदा ही नहीं है, आप अपनी बात में रख रहे हो, अपने तरीके से 4 लोग बोल रहे हैं, अपने में ही सारा विचार कर रहे हो, तो आपने किया क्या हमारे लिए? नथिंग। तो वही बात है कि ये एक विरोध देखने को मिल गया, मतलब लॉर्ड कर्जन के बारे में लोगों के मन में घृणा तभी पैदा हो गई। वो जब अच्छा एक सोशल वर्कर, एक अच्छी मूर्ति के रूप में लोगों के सामने आना, वो एक दूसरा रेफरेंस है। अभी जैसे हमारे मोदी साहब की ही बात ले लो, ठीक है, अब इनको बहुत लोग पसंद करते हैं, मैं भी बहुत पसंद करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये लोग आज इतने सालों से हैं, इनकी भी दूसरी सरकार चल रही है, दूसरे टाइम की। आप ये देख सकते हो कि अगर ये काम ना करे, अगर ये देश के लिए काम ना करे, बहुत सारी चीज़ों को ना करे, तो क्या इनको कोई पसंद करेगा? दोबारा मोदी जी, योगी जी भी आए, अगर ये काम ना करें यूपी के लिए, तो क्या इनको दोबारा कोई पसंद करेगा? नहीं करेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं कि लॉर्ड कर्जन के रूप जो आया, आगे से आया और चीज़ों को चेंजेस करने का पूर्ण प्रयास किया, लेकिन सबसे बड़ी गलती उसने यही कर दी कि जो शिमला शिक्षा सम्मेलन को आयोजित किया, उसमें किसी भारतीय को बुलाया ही नहीं इसने, और गुप्त में कर ली, इसीलिए इसका नाम गुप्त रखा गया। तो चुप्पे से इसने कर लिया, चुपचाप लोगों को मिलाकर, लेकिन इंडियन भारतीय किसी को इन्वॉल्व ही नहीं किया, ठीक है। तो ये एक बात इसने बहुत गलत कर दी, और यहीं से सभी के मन में विरोध आ गया कि ये सिर्फ मुँह से बोल रहा है, करेगा कुछ नहीं, जब इसमें हमें इन्वॉल्व ही नहीं किया, निमंत्रण ही नहीं दिया, वैल्यू ही नहीं की कि तुम किसी काबिल हो, ठीक है। 1901 से लेकर 1904 के शैक्षिक सुधार भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रति एक महत्वपूर्ण कम है। मैंने आपको देखिए 2 बार, इससे पहले जब मैं आपको ये बताने चल रही थी, तो मैंने आपको डेट बोली थी ना कि 1901 से 1904 का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, किस रेफरेंस में इंपॉर्टेंट? वो रेफरेंस ये है कि शैक्षिक सुधार जो था वो भारतीय शिक्षा प्रणाली से कुछ ज़्यादा ही देखा गया था, सुधार करने का पूर्ण प्रयास किया गया था। मनुष्य जो है, बहुत सारे कॉलेज खोले गए थे, विश्वविद्यालय को ओपन किया गया था, बहुत सारी चीज़ें जो ऊपर से लॉर्ड कर्जन चाह रहा था कि हम अच्छे बने रहे बाहर से, वो सब उसने किया था, ठीक है। अब आइए जानते हैं कुछ चीज़ें और। देखिए, शिक्षा नीति संबंधी इस प्रस्ताव में सर्वप्रथम तत्कालीन भारतीय शिक्षा के दोषों का उल्लेख किया गया, और इसके बाद उसमें सुधार हेतु नई शिक्षा प्रस्तुत की गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक तो ये हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमारी ही सलाह नहीं ले रहे, किसी भी हमारे मेंबर को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। यही लोग इतने बड़े हो गए हैं, कितने ज़्यादा इनके समझदार ये हो गए, कह सकते हैं
कि खुद में ही हमारी भारतीय शिक्षा में दोष निकाल रहे हैं और दोष निकालने के बाद उसको कैसे दूर करें उसके लिए खुद ही निर्णय ले रहे हैं, हमसे कोई सलाह मशवरा कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो शिमला शिक्षा सम्मेलन की जो नीति हुई थी, हुआ क्या था वहाँ पे, जब 150 अलग अलग लोगों को बुलाया गया था, एक भी भारतीय को नहीं बुलाया गया था, तो इन्होंने क्या किया कि जितना दोष था उन सबको बताया कि ये दोष है, इस समय ये दोष है, ये प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स को तो कंटिन्यू करवा दिया, सब कुछ बता दिया। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने जब अपने से ही दोस्त निकाला और अपने से ही फिर उन्होंने ऐसा यहाँ पर ये चेंज कर देंगे, ये पॉलिसी ला देंगे, यहाँ बढ़ा देंगे, पाठ्यक्रम में चेंज कर देंगे, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ये उनकी नीति थी, ये उनका काम था जो उन्होंने शिमला गुप्त सम्मेलन जो आयोजित करवाया था वहाँ पर किया था। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट उसमें जो सुधार के रूप में किया है, जो बहुत ज़्यादा ही देखने को फेमस मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके सामने आते हैं, जैसे जो सुधार किए हैं वो कहाँ कहाँ किए हैं वो हम जानते हैं। तो पहला सुधार इन्होंने सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ने कहा कि अगर आप किसी चीज़ को सुधारना चाह रहे हैं तो उनकी जो जड़ है, जो बेसिक चीज़ें, उनसे शुरुआत करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो प्राथमिक शिक्षा थी, जो प्राइमरी एजुकेशन थी, उसमें जो है सबसे पहले सुधार लाने का इन्होंने सुझाव रखा, सजेशन दिया कि हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। अब किया क्या, आइए इस बात को जानते हैं। प्राथमिक शिक्षा के प्रति क्या काम में ध्यान दिया गया। जो प्राथमिक शिक्षा थी, प्राइमरी एजुकेशन थी, उसके लिए इन्होंने उनके काम को फोकसली ध्यान देते और टेंशन किया कि क्या क्या चीज़ें करनी है और उसके प्रसार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइमरी के सिस्टम में चेंजेस ले आने के लिए, उसके प्रचार के लिए बहुत ही ठोस कदम तो नहीं उठाए गए और उसका प्रचार करना सरकार का मुख्य कोई कदम नहीं उठाए गए। बस सुझाव के रूप में पहला सुझाव इन्होंने यही कर दिया कि जो प्राइमरी है उनमें हम सुधार ले आएंगे। कोई कदम खास तुरंत तो फिलहाल नहीं उठाया गया था, बस कुछ बातें की गई थी कि हम इसके लिए ये चीज़ें करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने जैसे इसके रेफरेंस में आप ये बता सकते हैं कि अब देखिए कुछ चीज़ें पहले बता देती हूँ फिर बताऊंगी आपको। दूसरा है कि प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी की एजुकेशन है उसका जो सिलेबस है, उसका जो करिकुलम है, उसको जो क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं, जो लोकल नीड्स है, उनके अकॉर्डिंग उसको आप प्रिपेयर करवाओ सबसे पहले, जिसमें भारतीय भाषाओं को मुख्य स्थान, जो इंडियन की भाषाएं थी उनको आप प्रथम स्थान पर रखो कि ये सर्वोपरि रहेंगी और हम इन्हीं के द्वारा इनको शिक्षा देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अंग्रेजी को इससे हटा दिया इन्होंने। क्या किया, जो इंग्लिश थी उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया और इंग्लिश को वहाँ से रिमूव कर दिया। शारीरिक व्यायाम अनिवार्य कर दिया, जो फिजिकल एक्सरसाइज है उनको बहुत ज़्यादा कंपलसरी कर दिया और कुछ उपयोगी विषय को भी सम्मिलित किया और कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को भी इन्वॉल्व किया जो उसमें नहीं इन्वॉल्व थे। तो ये किस में बात आ गई, ये प्राथमिक के सिस्टम में जो चेंजेस ले आने थे प्राइमरी में, उसके रेफरेंस में कुछ बातें यहाँ पर कही गई। ठीक है, आइए और देखते हैं। फिर यहाँ पर है प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाए। इन्होंने ये बात बोली कि और उसके वेतन में वृद्धि की जाए। पहले तो जो वहाँ पर टीचर्स थे उनकी जो आप सैलरी उसको आप बढ़ा दो और उनको आप पहले 2 साल का खुद भी ट्रेनिंग दो। ठीक है, उनको आप 2 साल की ट्रेनिंग दो। जब वो टीचर ही शिक्षक नहीं रहेगा, अच्छे से उसको सारी नॉलेज नहीं रहेगी, तो वो क्या ही आपको ज्ञान देगा या क्या ही पढ़ाएगा, या कह सकते हैं कि क्या ही विकास होगा। तो प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहले उन्होंने कहा कि अगर प्राइमरी में चेंजेस ले आने हैं तो जो टीचर है उनको आप 2 साल के लिए शिक्षण खुद ही दो, उनको आप ट्रेनिंग खुद करवाओ। ठीक है, जैसे आप इस समय डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट जो कर रही है, जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो आप 2 साल की ट्रेनिंग ले रहे हो। बीएड वाले भी 2 साल की ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद एग्जाम देते हैं, तब वो जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जा रही, सब बताया जा रहा है क्या क्या चीज़ें हुई थी या आपको कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट, स्थानीय निकाय, जो वहाँ के लोकल लोग थे या लोकल चीज़ें थी, वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा कोर्स को केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही वह गई। इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा के रेफरेंस में खर्च हो रहा है या बजट में पेश किया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए खर्च होगा, वो उसको वहीं पर खर्च किया जाए, अनावश्यक या अदर प्लेसेस पे ना किया जाए। प्रांतीय सरकारें इन्हें आवश्यकता अनुसार अनुदान या अनुदान परीक्षा फल पर आधारित ना होकर क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर दिया जाए। इन्होंने ये भी कहा जो अनुदान मिलता है वो अनुदान कि आपके यहाँ इतने बच्चे पास हुए हैं या आपका रेफरेंस, आपका जो है स्टेटस इतना अच्छा है या आपको नीड है या नहीं है, इस बेसिस पे नहीं। मतलब उनका जो क्षेत्रीय आवास है, परीक्षा फल कितना बढ़िया निकला है, स्कूल कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन कर रहा है, या जो स्कूल में ज़्यादा अच्छे बच्चे विकसित हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा ही पैसे आ रहे हैं, बहुत तमाम चीज़ें हैं, आप उनको जो है पूरी तरीके से सपोर्ट जी रहे, इक्वली सबको करना था। इस चीज़ को वहाँ पर देखा गया था। प्रांतीय सरकार प्राथमिक शिक्षा हेतु 50% भाग वहन का, और जो वहाँ की लोकल सरकार थी वो 50% भाग को हिस्सेदारी लेती थी और 50 जो है जो मेन सरकार है, जैसे आज होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अपना एक बजट है, ठीक है, इनका मुझे शायद एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, जितना मैं आपको बता दूं कि शायद
ऐसे यूपी में जो पढ़ाई हो रही है प्राइमरी का हिस्सेदारी है कि कितना देना है और कितना सरकार केंद्र को देना है, कितना राज्य को देना है, कि राज्य को हमारे यूपी सरकार को ज़्यादा ही देना है। पहले क्या था कि केंद्र ज़्यादा देता था 1-2% शायद, अब जो है ये उल्टा हो गया, रिजर्व कर दिया गया है, बल्कि और राज्यों में केंद्र ज़्यादा देता है और वहाँ के जो राज्य है वो कम देते। बहुत सारे राज्य जैसे उत्तराखंड है, उत्तरांचल है, और मणिपुर साइड के, मिजोरम साइड के बहुत सारे ऐसे जहाँ पर केंद्र सरकार ज़्यादा देती है और राज्य कम नहीं। लेकिन हमारे यूपी में पहले ऐसा था कि 2-4% ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब समय यूपी शायद ज़्यादा देती है, केंद्र सरकार कम बजट देती है। मैं इसको देख के थोड़ा बता दूंगी क्योंकि ये प्रश्न कहीं मैंने पढ़ा है, मुझे ये ध्यान आ रहा है। ठीक है, देखो ऐसे ही पता चल में आता है कि हर चीज़ का एक वैल्यू फिक्स है कि आप जैसे राज्य सरकार कितना सपोर्ट करेगी, इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, जो जिसके जहाँ का राज्य है, राज्य लाभ ज़्यादा देगा, केंद्र उसमें सपोर्ट जो करेगी वो करेगी। ठीक है, ऐसा कुछ रेफरेंस है और हमारे यूपी का ज़्यादा है, केंद्र कम देती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा विधियों में सुधार किया जाए, किंडरगार्टन प्रणाली को भी अपनाया जाए। इन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली के बारे में कहा था कि उस प्रणाली को इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी। तो ये किसके रेफरेंस में था, ये सजेशन था जो रिगार्डिंग किया गया था प्राइमरी एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो एक सुझाव आपको सही तरीके से, उचित तरीके से समझा दिया, बता दिया। दूसरा देखिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या बताया गया था, जो मिडिल जो सेकेंडरी एजुकेशन थी उनके रिगार्डिंग इन्होंने क्या सजेशन दिए थे, आइए उसको जानते हैं। पहला पॉइंट है, माध्यमिक विद्यालयों का स्तर ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने मान्यता प्रदान करने और सहायता अनुदान स्वीकृत करने के लिए कठोर किए जाएंगे। इन्होंने क्या किया कि जो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम था, इन्होंने जो मान्यता लेने का नियम था, देखिए आज के टाइम पर भी अगर आप कहीं स्कूल खुलवाते हैं तो आपको तुरंत मान्यता नहीं मिल, पहले 8 तक, 5th तक की, फिर 8 तक की, फिर 10 तक की, ऐसे नियम है। तो जल्दी से नहीं मिल पाती है, जल्दी से मान्यता नहीं मिल पाती, डीआरएस ऑफिस से, पीएसए ऑफिस से जल्दी से अप्रूवल नहीं मिलता है। तो वही बात यहाँ पर है कि इन्होंने कहा कि जो ये सारे जितने सारे जो जिसको मन में आ रहा है खोल दे रहा है, कर ले रहा है, तो पहले आप इनको जो है, जो इनको मान्यता है उसको, उसके नियम को कठोर करो कि ये चीज़ें फुलफिल होगी तभी हम आपको देंगे। तो उसको फुलफिल करने के लिए उसमें अपने अंदर चेंजेस ले आएंगे पूर्ण प्रयास, क्योंकि अगर सरकार ही चाहे कि सारी चीज़ों को कर ले तो सरकार नहीं कर सकती, सपोर्ट तो आपको भी करना होगा ना, किसी भी रेफरेंस में हो, पढ़ाई का हो और कोई स्पोर्ट्स का काम हो, सार्वजनिक काम हो, कुछ भी हो, तो उसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, अकेले गवर्नमेंट नहीं वर्क कर सकती। उसी तरीके से जिन्होंने कहा कि आप इनकी जो मेन चीज़ें उसमें ही चेंज ले आओ तो देखने को परिवर्तन मिलेगा। गैर सरकारी अनुदान, जो प्राइवेट चीज़ें थी, ठीक है, जो प्राइवेट अनुदान वगैरह मिलता था, प्राप्त होता था, अब और अथवा अप्राप्त सभी माध्यमिक विद्यालयों को सरकार के सभी शिक्षा विभाग को मान्यता लेना आवश्यक है। जो इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट हैं, जो सरकारी नहीं है, सबको मान्यता लेना बहुत ज़रूरी हो गया, सबके लिए उन्होंने कंपलसरी कर दिया था। तो देखिए, मान्यता की बात काफ़ी टाइम से, बहुत पहले से थी। दूसरा, सभी माध्यमिक विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए। इन्होंने ये कहा कि आप टीचर्स जो रख रहे हो वो पूरे वेल ट्रेंड होने चाहिए। ठीक है, सबको बात को मैंडेटरी कर दिया, फुलफिलमेंट में ये चीज़ डाल दी कह रहे उसमें सर्कुलर में कि आपको ये मान्यता अगर लेनी है तो वेल्डिंग इतनी होनी चाहिए, कैरिकुलम होना चाहिए, इसमें सब्जेक्ट इन्वॉल्व होने चाहिए, और जो ट्रेनिंग आप जिसको आप ट्रेनर रख रहे हो, जो आपको शिक्षित मतलब शिक्षा कराएगा, टीचर जो रहेगा वो खुद भी शिक्षित होना चाहिए, उसका भी आप टेस्ट लो, उसके बेसिस पे उसको वहाँ पर रखवाओ। ठीक है, नेक्स्ट है, पहले के पाठ्यक्रम में व्यवसायिक विषय को ध्यान दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि पहले के करिकुलम में जो व्यवसाय का और रोजगार का एक जरिया वाला विषय है वो नहीं इन्वॉल्व किया गया था, अब आप उसको भी इन्वॉल्व करो। ठीक है, ऐसी पढ़ाई का आज भी लेकिन नहीं है। आज जैसे 10th में देखो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको व्यवसाय दिलाएगा, कोई सब्जेक्ट है? 11th में कौन सा सब्जेक्ट जो आपको व्यवसाय दिलाएगा, आज भी नहीं है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा देखा जाएगा तो बहुत सारे मतलब लोकल जगह जहाँ पे है वहाँ पर भी तो बस ऐसे ही, वो बहुत जगह अभी भी जो है यूपी बोर्ड की पूरे स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी नहीं है, कहीं कहीं जगह देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात आप देख सकते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा की सिर्फ बात ही की जा रही है, लेकिन जैसे आईआईटी जो लोग आईटीआई करते हैं, सॉरी आईआईटी बोल रही हूँ, आईटीआई जो लोग करते हैं उनमें थोड़ा सा रहता है कि उसे बहुत सारे ऐसे कोर्स या जो लोग पॉलिटेक्निक करने लगते हैं 10th के बाद, तो इन लोग में रहता है कि ये एक दो स्ट्रीम आप कह सकते हैं, नहीं तो आप बीए करोगे तो कोई व्यावसायिक चीज़ें नहीं मिलेगी, बीएससी करोगे तो कोई व्यवसाय का चीज़ नहीं मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है कि आप प्राइवेट ट्यूशन और कोचिंग पढ़ाओ, वो सब करो, वो एक अलग रेफरेंस है। ठीक है, इससे पहले कोई आपको नहीं मिला। अभी इसीलिए जैसे कंप्यूटर को इन्वॉल्व किया गया, देख सकते हैं प्राइमरी में कंप्यूटर की बात ही की गई लेकिन कंप्यूटर इन्वॉल्व नहीं किया गया। और जो कंप्यूटर की शिक्षा है वो शायद 8th क्लास तक है स्कूलों में या 10th तक है, नहीं तो 10th के बाद सीबीएसई बोर्ड में कंप्यूटर 12th में नहीं है। ठीक है, तो अगर आप कंप्यूटर भी सिखाओगे तो कम से कम अगर वो किसी लायक बच्चा नहीं हो तो साइबर कैफ़े तो ओपन कर सकता है ना, एक साइबर कैफ़े पे जाके काम तो
कर सकता है ना, या तो आप अगर उसको अच्छे से पढ़ा दो एक कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट तो खोल सकता है। बट ये है कि ऐसे सारे कोई भी ऐसे जिससे आप बिजनेस कमाओ, जिससे आप आगे चल के मान लो अगर आप पढ़ने का मन नहीं है या कोई रीज़न है, कोई प्रॉब्लम आ गई सडनली, तो आप कुछ व्यवसाय कर सको। लेकिन ऐसा कोई भी बस कहा ही जा रहा है, देखिए तब से लेके अभी तक कहते चले आए हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं इन्वॉल्व किया गया। सोच सकते हैं कि तब की कही हुई बात आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, बस कही ही गई है। बस सारी चीज़ें पेपर ऑन पेपर होती है, एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं करता है कुछ। ठीक है, तो ये सिस्टम में प्रॉब्लम अभी भी है। क्लियर हो गया? देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का पूर्ण प्रयास कर रही हूँ कि आपका दिमाग में बात बैठ जाए कि कर्जन ने आखिर क्या चाहा था और क्या किया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब उच्च शिक्षा के संबंध में इसने क्या बातें कही, इस बात को भी जान लेते हैं। ठीक है, ये जो बात है इनके हायर एजुकेशन के लिए क्या है। पहला पॉइंट है, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाएंगे, बहुत सारे अच्छे प्रयास करने का पूर्ण प्रयास किया। धनराशि वगैरह को भी अच्छे से यहाँ पे बढ़, इनकी जो धनराशि है उसको बढ़ाया जाएगा, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा, जो शिक्षक हैं वो और योग्य लाए जाएंगे। ठीक है, इस बात को भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाएगा। फिर है, अच्छा 2 ही पॉइंट है इनके बारे में, थोड़ा एग्जाम इनका मैंने एक बार ये भी पढ़ा था, इसमें मैं लिखना भूल गई, अभी आपको बता रही हूँ कि जो बच्चे, ये हायर एजुकेशन की बात हो रही थी, हायर एजुकेशन में जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो भी चेंज किया गया था। ठीक है, इनकी जो इंटरनल एग्जाम्स होते थे, एक्सटर्नल एग्जाम्स, आप आज फॉर्मेटिव ऐसे एग्ज़ाम होते हैं ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, FA और ऐसे होता है, तो CBSE बोर्ड में, तो उसमें क्या होता है कि मतलब पहले आप हाफ टर्म का लोगे, फिर आप जो है मिडिल, अब तो इंटर हाई स्कूल का जो पेपर और उसमें भी चेंजेस ला दिए, बहुत चेंजेस हो गए फिलहाल। वे अभी आसपास में कोई नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है फिलहाल, लेकिन बस जो चीज़ें ऊपर से सुनी है वो ध्यान में थोड़ा रहती है, क्योंकि सब हो गया है लगभग मेरे आसपास में, मेरी फैमिली में भी, तो कुछ ध्यान नहीं है उतना, उस तरफ मेरा अभी रुझान नहीं है। लेकिन बस इतना सुनने में आया था कि अब 2 बार 2 टर्म में हो रहा है, दोनों को जोड़ के रिजल्ट दिया जाएगा, ये चीज़ें दिमाग में थी। तो कर्जन ने भी इनके जो एग्ज़ाम पैटर्न थे, एग्ज़ाम का पेपर का सिलेबस था, वो उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हुए थे, क्योंकि ये बच्चे जो थे हायर के लिए पॉलिसीज़ को सुझाव दिया गया था। इनसे क्या होता है कि ये जल्दी एक्वायर कर लेंगे ना, छोटों को समझाएं तो ज़्यादा मतलब टफ पड़ेगा, आप छोटों को समझाओगे टफ पड़ेगा, इससे अच्छा कि आप बड़े को समझा दो तो वो चीज़ें वो जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा मात्रा में चेंजेस किए गए थे, जो बड़े चेंजेस किए गए तो वो हायर एजुकेशन में किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने आपको 3 बेसिक जो इनके सजेशंस थे, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए और हायर एजुकेशन के लिए, वो मैंने आपको क्लियर बता दिया कि क्या क्या चीज़ें थी। बहुत मोटा मोटा दिमाग में रखना है। मोटा का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ से रिलेटेड कर्जन के बारे में एनालिसिस करो कि इसके बाद ये था तो ये चीज़ें थी। ठीक है, क्लियर है? आगे ये जो नोट है इसमें कुछ बातें मैंने आपको एक ऐसा टर्म में लिखी हुई है जिससे आपको बस ध्यान रहे कि ये चीज़ें हैं। अब आइए थोड़ा सा ध्यान, जितना पढ़ा है उसका एक रेफरेंस देख लेते हैं, दैट मीन कंक्लूजन देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1899 में भारत के वायसराय का पद संभाला था। पदभार संभालते ही उसने पूरी प्रशासनिक मशीनरियों में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की थी। जब उसने पदभार को एक्सेप्ट किया तो उसने जाना कि ये चेंजेस वहाँ पर ले आने उसके मन में था, क्योंकि सब कुछ पहले से जान चुका था, हमें यहाँ पे चेंज करना, यहाँ पे चेंज करना, ये सुधार, ये सुधार, ये सुधार, ये सुधार, ये सुधार। ठीक है, ऐसा कोई विभाग नहीं था, कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं था, पार्ट नहीं था जो कर्जन के प्रशासनिक सुधार से अछूता रह गया, जहाँ पे इसने हस्तक्षेप ना किया हो, चेंजेस लाने का प्रयास ना किया हो। कर्जन ने प्रशासनिक दक्षता को लक्षित करते हुए सुधार या पुलिस सुधार में, शिक्षा सुधार में और संरचनात्मक विकास में भी बहुत सारा इसने किया है। इन्होंने कृषि में किया था, पुलिस में किया था, सेना में किया था, हर जगह किया था। ऐसा कोई सेक्टर नहीं बना जहाँ पे इसने हस्तक्षेप नहीं किया था। ठीक है, कर्जन ने भारतीय लोगों की भावनाओं के, उनके इमोशंस के साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ अनदेखा करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने का भी प्रयास किया। इसने भी अपने ब्रिटिश साम्राज्य को बनाए रखने का प्रयास किया था। भारतीय को बाद में देखा था, पहले अपनी चीज़ों को सुधारा था, अपने में चेंज ले आया था। ठीक है, वायसराय बनने के बाद कर्जन ने विभागों की कार्यकाली जो कार्य प्रणाली थी उसमें जांच के, ऑफिस में क्या काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है, कहाँ तक पेंडिंग है, क्या सब कुछ जांच किया था। और बहुत सारे आयोग का इसने गठन भी किया। उसके बाद आवश्यक कानून को लागू किया, बहुत सारे कानून में भी चेंजेस ले आया कि अब ये कानून रहेगा, ये पॉलिसीज ले आई, बहुत कुछ इसने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे प्रशासनिक सुधार क्या किए थे कर्जन ने, आइए वो फटाफट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है 1901 में सर कोल्ड स्टॉक की अध्यक्षता में सिंचाई विभाग को सुधार किया था। कहाँ पे? देखिए सिंचाई विभाग में भी घुस गया। ठीक है, फिर 1902 में कर्जन ने सर एंड्रयू फ्रेजर्स की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया था। 1902 में पुलिस आयोग का गठन किया था। इस आयोग के प्रांत में पुलिस प्रशासन के कुशल काम काज की जांच के निर्देश दिए गए थे। पुलिस की जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, कैसे भर्ती हो रही है, कैसे लोगों को इन्वॉल्व किया, कैसे लोगों को ट्रेनिंग दिया, सब कुछ देखा, उसके बारे में वहाँ पे चेंजेस पूरा किया था। ठीक है, आयोग के सुझाव के आधार पर प्रांतीय पुलिस सेवा का गठन किया गया। केंद्रीय आपराधिक गुप्तचर विभाग का भी, बहुत सारे गुप्तचर का विभाग का संगठन किया गया कि जहाँ से
इन्फॉर्मेशन आने लगे, बात होता गुप्तचर होते हैं ना, वैसे जैसे आईबी के लोग होते हैं, आईबी और सीबीआई में जो लोग लगभग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो गुप्तचर होते हैं वो कहाँ पता चलता है कि इनकी फैमिली के जो मेंबर है गुप्तचर है, वैसे चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। रॉ में जो होते हैं, रॉ एजेंट के बारे में तो सुना ही होगा ना, पता चलता है क्या, कभी पता चलता है कि इनकी फैमिली के मेंबर्स का जो कोई बंदा है वो रॉ एजेंट में लगभग है, पता चलेगा? वो कभी नहीं पता चलेगा, ठीक है। उनकी मुंह आगे कीमत की सैलरी दी जाती है, सभी जगह पे दी जाती है, उस तरीके से है। यहाँ पे तीसरा देख सकते हैं 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया 1902 में। बहुत सारे विद्यालयों की स्थिति में सुधार किया गया है, सुझाव हेतु बहुत प्रयोग किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904 पारित किया गया था। देख सकते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी के लिए अधिनियम 1904 इसने पारित करवाया था, जिससे विश्वविद्यालय के आधारित नियंत्रण में वृद्धि की थी, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे चलाना है, कैसे कोऑपरेट करना है, कैसे डील करना, सब कुछ इसने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं कर्जन ने भारत में व्यापार और वाणिज्य के प्रसार को बेहतर नियंत्रण के साथ वाणिज्य उद्योग का भी, बहुत सारे उद्योग को भी, लघु उद्योग को भी बनाया कि वहाँ पे लोग जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं वो इस काम में लग सके, बेरोजगारी ना रहे, ये सारी चीज़ें भी सोची थी। पांचवा पॉइंट, उसने प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 पारित करके इसके द्वारा सरकार और स्थानीय निकायों के लिए पुरातात्विक महत्व के स्मारक का संरक्षण बाध्य। इसने क्या किया था कि जो मेमोरियल चीज़ें हो रही है, ठीक है, ये बहुत अच्छा, कभी आप देख सकते हैं ना कि बहुत अच्छे प्रयास भी इसने किए थे। जो वहाँ पे मोन्यूमेंट्स थे, जो बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें थी, उनको संरक्षण के लिए बाध्य कर दिया गया कि इस चीज़ को आपको संरक्षण करके रखना है। पुरातात्विक जो खोज हो रही थी, जो उनका महत्व था, आर्कियोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंस थी, उनको कंट्रोल में कर दिया कि आप इस चीज़ को इंपॉर्टेंस मानकर समझ के चलो, उसको कंजर्व करके रखो, ठीक है। उनको ध्वस्त होने से, खराब होने से उसको बचाओ, सबके लिए कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, कर्जन ने रेलवे के विकास में, आप देखिए रेलवे में भी घुस गया, रेलवे डिपार्टमेंट ने बहुत सारा ध्यान दिया था, मौजूदा रेल मार्ग को बेहतर करवाया, नए मार्ग की शुरुआत भी करवाई, बहुत सारे नए मार्ग को भी बनाया, बहुत सारी नई ट्रेनें भी चलाई। 1905 में सरकारी रेल मार्ग का विशेषज्ञ का सुझाव लेकर इसने बहुत सारे प्रशासनिक नियंत्रण मामलों में रेलवे बोर्ड का भी गठन किया था, ठीक है। जो इस बोर्ड का गठन नहीं था, जो समितियां नहीं बनी थी, जो आयोग नहीं बने थे, उसको भी नया नया सबने बनाया था, नया नया कानून बनाया था, नई नई समिति बनाई थी, ठीक है। प्रशासकीय सुविधा का हवाला देकर बंगाल को 1905 में 2 भागों में विभाजित कर, बंगाल विभाजन में भी इसका बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। 1905 में बंगाल को इसने बांट भी दिया था। नेक्स्ट देखिए, कर्जन ने स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में लॉर्ड रिपन के द्वारा किए गए कार्य को पूर्ववत कर दिया। कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम में निर्वाचित सदस्य और स्थानीय निकायों की शक्तियां कम कर दी। इसने जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा जो कार्य किए गए थे उनको ध्वस्त कर दिया, एक प्रकार से स्वशासन जो चल रहा था, अपनी मनमानी चीज़ें जो चल रही थी, उनके कार्य को एक प्रकार से ख़त्म किया। बहुत सारी चीज़ों को, उनकी जो गुण थे, दोस्त थे, उनको भी बहुत सारा मिटाते गए, चेंजेस ले आते गए, ठीक है। उनकी शक्तियों की पावर या उनके आयोग के गठनों को तोड़ा, ख़त्म किया वगैरह वगैरह, क्योंकि कोई भी आता है तो एक के बाद एक दूसरे को ख़त्म करने में लगा रहता है, ठीक है। वैसे था लॉर्ड कर्जन ने एक विशुद्ध साम्राज्यवादी, जिसने भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व को सुदृढ़ करने की कोशिश की। उसने न केवल विभागों पर नियंत्रण स्थापित किया, बल्कि उसके प्रशासनिक सुधार अत्यधिक दमनकारी भी साबित हुए थे। उसने बहुत सारे सुधार भी किए थे, बहुत सारी चीज़ें अलग भी की थी, ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने का पूर्ण अपना प्रयास किया था, कृषि भी चेंजेस ले आया था, नैतिक शिक्षा, स्त्री की शिक्षा में भी चेंजेस, स्त्री को भी बढ़ावा इसने दिया था, ठीक है। शिक्षा विभाग में किया, पुरातत्व विभाग में स्थापना की, बहुत कुछ किया, जितना पूर्ण प्रयास उतना कर पाया। इसने केंद्र के लिए भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी, क्योंकि केंद्र में बैठा ही था, तो वहाँ पर जितना चेंज कर पाया सब कुछ किया था। दोष भी था बहुत सारा कि इन्होंने जो है अनुदान वगैरह देने की, बहुत अनुदान देने के लिए बात तो कर दी, लेकिन अनुदान वगैरह उतना दिया नहीं था, तो वो चीज़। और फिर एक बार ये भी रख दी थी ना, इतनी शर्तें हों, जैसे आज लोन लेने जाओ तो उनके पास आप कुछ तो गिरवी रखोगे ना, बताओ कि ये चीज़ है, इसके एवज में आपको लोन दे देने। जल्दी लोन कहाँ मिलता है, लोन मिलता है इतना आसानी से लोन नहीं मिलता है, ठीक है। तो फिर वैसे चीज़ें यहाँ पर क्या थी कि जो अनुदान था, अनुदान की भी लिमिट, ये चीज़ होगी तभी आपको अनुदान मिलेगा, अदरवाइज आपको अनुदान वगैरह नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी पॉलिसी इसने लाकर क्रिएट करके आपके सामने रख दी थी, तो ये दोष भी देखने को एक मिला था, ठीक है। और भी चीज़ें यहाँ पर फिलहाल आपको इतना ही पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया है। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति से सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर बता दी है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर है। 5 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा।
5 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। वो क्या है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति कब आई। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको 2 नंबर में लिखना होगा। अब मैंने आपको डेट बता दी है और उसके रेफरेंस चीज़ें आपको बता दी हैं। दूसरा यहाँ पे है, लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा में क्या क्या सुधार किए थे, क्या क्या चेंजेस लाए थे, क्या क्या सजेशन दिया था, ये आपको 2 नंबर में लिखना होगा। फिर नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन ने शासन में कौन कौन सी नीति को अपनाया था। इसने वो फूड डालो वाली नीति को भी इसने अपनाया था, ठीक है। फूड डालो नीति जो शासन करो की नीति थी, फूड डालो और शासन करो, उस नीति को अपनाया था। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बात मैं बताना भूल गई, क्वेश्चन यहाँ पर देखा तो दिमाग में चीज़ें आई। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन क्यों प्रसिद्ध हुआ और उसकी नीति का वर्णन क्यों बहुत ज़्यादा ही फेमस हुआ, बहुत सारे लोग भी आए और नहीं हुए, ये क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें। और लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय कब बना, उसकी जो तारीख थी, वो 5 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। देखिए, इसके पहले मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, लॉर्ड कर्जन के बारे में बताया, शिमला शिक्षा सम्मेलन के बारे में बताया, दोनों की डेट बताई, क्या क्या इसने किया, जो मेजर चेंजेस ले आने का पूर्ण प्रयास किया, वो सब कुछ बताया। तो यहीं पे आपका दूसरा चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट में हम तीसरा पढ़ेंगे। आपको हंटर कमीशन के बारे में मैंने बता दिया है और आपको कल लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में फुल डिटेल में मैंने बता दिया। ये रही आज की क्लास, यहीं तक। होपफुली क्लास समझ में आई होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी चीज़ें आपको रेफरेंस में बताई है, सब कुछ समझाया है अच्छे से। नोट्स भी मिल जाएगी टेलीग्राम पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा, परेशान ना होइए। और जहाँ तक उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपका रिजल्ट भी आने वाला है, 1-2 दिन में। 1-2 दिन में क्या, शायद कल परसों में भी आ जाए। लिंक एक्टिवेट हो गई, मैनेजमेंट चल रहा है, उसमें लिखा है ना, लिख कर आ रहा है कि मेंटेनेंस सून, तो आपका काम बन जाएगा। उम्मीद है कि शायद 1-2 दिन या कल रात तक ही अपलोड हो जाए। तो एक खुशी की बात होगी आप सभी के लिए। इंतज़ार फिलहाल मुझे भी बहुत सारा है। होपफुली ये क्लास इंटरेस्टिंग होगी, सबको समझ में आया होगा। बेसिक चीज़ें मैंने आपको समझाई बताई, सब कुछ समझाने का पूर्ण प्रयास किया। अगर क्लास अच्छी लगी है और समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और डेली क्लास को अटेंड करिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।